हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं आईसीएसई 10 चैप्टर 5 मोल कॉन्सेप्ट का मिसलेनियस एक्सरसाइज, राइट। यहाँ पे ऑल टुगेदर 55 क्वेश्चन है। आई सपोज इच वीडियो में मैं 10 क्वेश्चन को बनाने का कोशिश कर रहा हूँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या आपका एमसीक्यू के ऊपर है। तो यहाँ पे पूछा है लीस्ट वेट पूछा है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं कि आपको फाइंड करना है कि लीस्ट वेट इन सबका क्या, इनमें से कौन सा लीस्ट वेट का है। तो सबसे पहला आपका क्या दिया गया है, 2 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन एटम। लेट्स से दिस, राइट, मैंने यहां लिख लिया है। इसके बाद क्या कीजिए, देखिए आपको ये पता है 1 ग्राम मॉलिक्यूलर मास, या फिर ऐसा करते हैं कि 1 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन एटम का मास कितना होता है, 14 ग्राम, ठीक है। या फिर ऐसा कीजिए 1 एटम का होता है, राइट। लेट्स से दिस, ठीक है। सही लिखा था, इसको वापस से वैसे लिख लेते हैं, राइट। तो देयरफॉर यहाँ पे कितना लिया हुआ है, 2 ग्राम। तो 2 ग्राम का क्या हो जाएगा, 2 into 14, that is 28 ग्राम। अब है बी नंबर, लेट्स से दिस, फाइन। देखिए मैंने यहां पर सॉल्व कर दिया है। एक्चुअली मैं यहां पे सॉल्व क्यों कर दे रहा हूं पहले, ताकि आपको वीडियो बनाते समय बहुत ज्यादा वीडियो का टाइम जाएगा, प्लस आपको यहाँ पे क्या है, मेनली एक्सप्लेनेशन है। तो मैं यहाँ पे पहले इसको अपने से सॉल्व कर ले रहा हूँ बाय यूजिंग कैलकुलेटर, और यहाँ पे फिर मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, राइट। आप देखो, तो पहले ये समझिए कि 6.022 इंटू 10 to the power 3 एटम ऑफ कार्बन वेट कितना होता है, 12 ग्राम। अब ये जो 12 ग्राम आया, ये क्यों आया, ये समझते हैं, राइट। तो आपको यहाँ पे क्या पता है, 1 GMM, यहाँ पे लिखा भी है 1 GMM इज इक्वल टू कितना होता है, दिस मच होता है, राइट। और 1 GMM मतलब 1 ग्राम मॉलिक्यूलर मास जो होता है वो कार्बन का कितना होता है, तो 1 GMM इज इक्वल टू, फॉर कार्बन वी कैन राइट 12 ग्राम, यस और नो। और 1 GMM कितने के बराबर है, तो दिस मच ऑफ एटम हो या मॉलिक्यूल हो या आयन हो। तो यहाँ पे एटम है इसलिए दिस मच ऑफ एटम लिखा है हमने। तो 6.022 विच इज अवोगाड्रो नंबर, राइट। एटम ऑफ कार्बन वेट 12 ग्राम, तो यानी कि 12 ग्राम का जो गैस होगा उसमें कितने एटम होंगे कार्बन के, दिस मच। तो 1 एटम का मास कितना हो जाएगा, ऑब्वियसली वी कैन फाइंड इट बाय डिवाइडिंग। इसके बाद आपका पूछा 3 इंटू 10 टू द पावर 25 के लिए। तो जब ये इतना के लिए, तो अगेन यूनिटरी मेथड, मल्टीप्लाई कर दिया। जब इसको आप डिवाइड करेंगे तो यू विल गेट 597.7 ग्राम, राइट। सी में देखिए क्या लिखा है, यहां पे दिया हुआ है कितना, 1 मोल ऑफ सल्फर, ये कितना होता है, 32 ग्राम, ठीक है। ये बाय डिफॉल्ट आपको पता ही होना चाहिए, क्योंकि 1 मोल ऑफ सल्फर यानी कि 1 मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्फर कितना होता है, 32 ग्राम। एंड द लास्ट वन इज डी, ये डायरेक्टली वैल्यू दे दिया, दैट इज 7 ग्राम ऑफ सिल्वर। अब देखो ये सिर्फ 7 है, ये 32 है, ये दिस मच 500 समथिंग, एंड दिस इज 28। तो चारों ऑप्शन में से सबसे कम कौन सा लग रहा है आपको, दिस वन। तो ऑप्शन विल बी डी। मूव टू द क्वेश्चन नंबर बी। नाउ सेकंड एमसीक्यू में क्या क्वेश्चन लिखा है, देखिए आपका क्वेश्चन है 4 ग्राम ऑफ कॉस्टिक सोडा। कॉस्टिक सोडा यानी NaOH, राइट। आपको कितना लेना, 4 ग्राम, isn't it? उसमें आपसे पूछा क्या है, आपसे ये पूछा गया है कि इसमें से कितना एटम रहेगा, दैट इज 6.02, या फिर 4 ग्राम ऑफ सोडियम रहेगा, या फिर 6.02 इंटू 1022 मॉलिक्यूल्स रहेगा, या 4 मोल्स ऑफ NaOH रहेगा। तो सबसे पहला हमारा काम यहाँ पर क्या है, मॉलिक्यूलर मास निकालना, किसका, कास्टिक सोडा यानी NaOH का, राइट। तो अगर हम लोग मॉलिक्यूलर मास की बात करते हैं तो सोडियम का मास नंबर होता है 23, ऑक्सीजन का होता है 16, हाइड्रोजन का होता है 1, और इन सबको ऐड किया तो हमारा कितना है, 40 ग्राम। और हम जानते हैं फ्रॉम द एवोगाड्रो नंबर 40 ग्राम ऑफ NaOH के पास क्या रहता है, 1 GMM, राइट। तो ये यहाँ पे सबसे पहले क्या है, मॉलिक्यूलर के नंबर के फॉर्मेट्स में है, तो 1 GMM को हम लोग क्या लिख सकते हैं, दैट इज 1 मोल, यानी कि हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसका वैल्यू होता है 6.02 इंटू 10 टू दी पावर 22। यहाँ पर क्या है, मॉलिक्यूल्स है, तो यहाँ पे हम लोग का क्या आ जाएगा, मॉलिक्यूल आएगा, राइट। क्योंकि यहाँ पे देखिए हमने यहाँ लिखा भी है, शॉर्टकट में आपको दे भी दिया ताकि आपको याद रहे कि इन सब रिलेशंस को आपको अच्छे से याद कर लेना है, राइट। नाउ तो ये तो 40 ग्राम के लिए हो गया, पर यहाँ पे क्या चाहिए, 4 ग्राम के लिए। तो बाय यूनिटरी मेथड हम जान सकते हैं कि 1 ग्राम ऑफ NaOH कितना हो जाएगा, तो 6.02 इंटू 10 टू द पावर 22 बाई 40 मॉलिक्यूल। तो देयरफॉर यहां पे कितने मॉलिक्यूल के लिए चाहिए आपको, 4 ग्राम के लिए, तो देयरफॉर 4 ग्राम
ऑफ NaOH यानी कास्टिक सोडा, तो यहाँ पे क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे इनटू 6.02 इंटू 10 टू द पावर 22 बाई 40 मॉलिक्यूल्स। ये और ये कट के कितना आ गया 10 आ गया, राइट। अब देखते हैं हमारा आगे का सेक्शन क्या कह रहा है। हाँ, यहाँ पे देखिए हमने जरा सा एक्चुअली ध्यान नहीं दिया मैंने, यहाँ पे 23 होना है, राइट ना। तो ये क्या होगा 10 जो नीचे है वो कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। 6.02 इंटू 10 टू द पावर 22, ठीक है, होप इट इज क्लियर। तो ये आप देखो किस कौन सा ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी, दिस इज योर करेक्ट आंसर। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ अब हम लोग का है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन 4.25 ग्राम ऑफ अमोनिया, अमोनिया मींस NH3, और आपको ऑप्शन ये 4 दिया है, इसमें से कौन सा है। तो आप ये याद रखिएगा, हमने बार बार कहा है कि जब भी आपको जो भी क्वेश्चन मिलता है तो पहले आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल लीजिए। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो आपको निकल गया, दैट इज NH3 दे दिया है मैंने, यहाँ पे लिख दिया है। इसके बाद आपका सेकंड स्टेज क्या होता है, आपका मॉलिक्यूलर मास निकालना होता है। तो लेट्स फाइंड द मॉलिक्यूलर मास ऑफ NH3। तो देखिए यहाँ पे हमने लिख लिया है क्या, नाइट्रोजन का होता है 14, हाइड्रोजन कितना है 3 है, और हाइड्रोजन का मास क्या होता है 1, तो 3 1 जा 3, 3 + 14 दैट इज 17 ग्राम। अब आते हैं हम लोग क्या, तो हम यहाँ लिख सकते हैं फ्रॉम द एवोगाड्रोस लॉ 1 GMM यानी कि 1 ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो ऐसा नहीं लिखते हम लोग, क्या लिखते हैं 17 ग्राम ऑफ अमोनिया कंटेन। तो यहां पर क्या लिख सकते हैं हम लोग 1 GMM which is equal to 1 mole which is equal to 6.02 into 10 to the power 23 molecules, ठीक है ना। अब देखिए तो ये 17 ग्राम में उतना मॉलिक्यूल्स है, तो 1 ग्राम ऑफ NH3 में कितना हो जाएगा, तो 6.02 into 10 to the power 23 होल डिवाइडेड बाई 17। पर आपको क्वेश्चन कितने का पूछा है 4.25 ग्राम का, तो देयरफॉर 4.25 ग्राम ऑफ अमोनिया will contain 4.25 into 6.02 into 10 to the power 23 होल डिवाइडेड बाई 17। जब इसको आप डिवाइड कीजिए तो आपका आ जाएगा 1.5 into 10 to the power 23 मॉलिक्यूल्स, ठीक है, होप इट इज क्लियर। यानी कि आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा आया, बी नंबर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 में आपका क्या दिया गया, देखिए यहाँ पे बोला गया है एक सिलेंडर है, मैंने यहाँ पे जानबूझ के 2 बना दिया ताकि मेरे को दोबारा मिटाना ना पड़े। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि एक सिलेंडर है, राइट, जिसकी कैपेसिटी क्या है 20 dm क्यूब यानी डेसीमीटर क्यूब, जिसमें गैस X को फिल करा गया और इसका मास कितना आया 10 ग्राम, ठीक है। फिर आप इसको एम्प्टी कीजिए, तो मैंने एम्प्टी नहीं करके मैंने सेम वॉल्यूम का और एक सिलेंडर तैयार कर दिया है। यानी कि आपको अब क्या करना है, इसमें हाइड्रोजन गैस फिल करना है और जिसका मास कितना आया 2 ग्राम, ठीक है। नाउ आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड है रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। तो सबसे पहले इसके लिए क्या करेंगे, तो सबसे पहले यहां पे हम लोग करना है वेपर डेंसिटी ऑफ गैस निकालना, यानी कि जो गैस X है उसका वेपर डेंसिटी निकालें। क्यों, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास का जो फॉर्मूला होता है वो वेपर डेंसिटी से जुड़ा हुआ भी है, 2 इंटू वेपर डेंसिटी मॉलिक्यूलर मास होता है, राइट। तो इसीलिए सबसे पहले हमें क्या निकालना है, वेपर डेंसिटी निकालना है। अब वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला क्या था, वेट ऑफ अ सर्टेन वॉल्यूम ऑफ गैस डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सेम वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन। तो यहां पर आपका क्या दिया हुआ है, देखिए वेट ऑफ सर्टेन वॉल्यूम, तो इसका वेट कितना दिया था 10 ग्राम, राइट, डिवाइडेड बाय उसका कितना है 2 ग्राम, दैट इज इक्वल टू 5। तो हमारा वेपर डेंसिटी क्या आ गया 5। अब हम लोग क्या जानते हैं, मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा 2 इंटू वेपर डेंसिटी, मतलब 2 इंटू 5, यानी कि ऑप्शन नंबर जो जिसका वैल्यू 10 होगा ऑप्शन वही होगा, राइट। कैसे करना है वो देखते हैं। तो यहां पर देखिए क्या आ गया, मॉलिक्यूलर वेट isn't it is equal to क्या हो गया 2 इंटू वेपर डेंसिटी, दैट इज 2 इंटू 5, दैट इज 10 ग्राम। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या, देखिए ऑप्शन नंबर है आपका 2, दैट विल बी द करेक्ट ऑप्शन, राइट। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 5। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, देखिए ट्वाइस द वेपर डेंसिटी गिव्स। तो जस्ट अभी जो 4 का मैंने जो अभी एमसीक्यू सॉल्व करा उसमें भी देखिए लास्ट में मैंने क्या लिखा था, मॉलिक्यूलर वेट और द मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू ट्वाइस इनटू द वेपर डेंसिटी। तो ये स्टेटमेंट कुछ वैसे नहीं है, ट्वाइस द वेपर डेंसिटी, तो आपको समझ में डायरेक्टली आ रहा है कि क्या होगा मॉलिक्यूलर मास। लेकिन इसको हम लोग थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं यहाँ पे कि ऐसा ही क्यों होगा, राइट। लेट्स सी दिस।
नाउ अभी यहाँ पे क्या रिलेटिव वेपर डेंसिटी को आप समझिए, यानी कि इसको पहले समझते हैं कि है क्या। तो रिलेटिव वेपर डेंसिटी क्या होता है, बेसिकली हम भी जब भी रिलेटिव वर्ड आता है मतलब हमें कंपेयर करना होता है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, मास ऑफ वॉल्यूम वी, ठीक है, और मास ऑफ वॉल्यूम वी यहाँ देखिए ये दोनों का, यानी कि किसी भी XYZ गैस का और हाइड्रोजन का जो वॉल्यूम होना चाहिए सेम होना चाहिए। लाइक क्वेश्चन नंबर 4 में भी आपने क्या देखा था कि जो कंटेनर था उसका वॉल्यूम क्या था, सेम था, राइट। तो यहां भी आपको क्या सेम वॉल्यूम लेना है कि XYZ गैस के लिए, यहां भी सेम वॉल्यूम लेना फॉर हाइड्रोजन गैस के लिए, राइट, अंडर सिमिलर कंडीशन, राइट। नाउ तो अकॉर्डिंग टू द एवोगाड्रोस लॉ यहां पे ये करा जाता है क्या कि जो मास है उसको हम सब्स्टिट्यूट किसके तरफ कर सकते हैं, मॉलिक्यूल को फॉर्मेट में कर सकते हैं। क्यों, 1 GMM इज इक्वल टू दिस मच ऑफ मॉलिक्यूल और यू कैन से 1 मोल, राइट, यही होगा। तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 2 है, तो यानी कि यहाँ पे क्या लेंगे, 2 लेंगे, और ऊपर का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1। तो यहां लिख सकते हैं क्या, रिलेटिव वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू, तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं क्या, रिलेटिव वेपर डेंसिटी मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ गैस, ठीक है, डिवाइडेड बाय मास ऑफ 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स, राइट। तो यानी कि ये क्या हो जाएगा, इसको हम लोग लिख देते हैं ऊपर में सीधा, मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय मास ऑफ 2 एटम, यानी कि 2, क्योंकि हाइड्रोजन का एक हाइड्रोजन का मास कितना होता है, 1, तो 2 का 2, तो ये इधर डिवाइड है, इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू 2 इंटू रिलेटिव वेपर डेंसिटी। तो 2 इंटू रिलेटिव वेपर डेंसिटी, ट्वाइस द वेपर डेंसिटी क्या देगा आपको, मॉलिक्यूलर मास देगा, या मॉलिक्यूलर वेट भी बोल सकते हैं, राइट। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखा है देखिए, द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड इज CH2O, यानी कि आपका क्वेश्चन में एम्पिरिकल फॉर्मूला दे दिया है और आपसे पूछा है कि इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा। तो इसका सोल्यूशन करने से पहले, ये आप बहुत सारे बच्चों को मैक्सिमम पता ही होता है ये क्या होता है, इट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द फॉर्मूला, राइट। तो यहाँ पे क्या, इट इज द सिंपलेस्ट फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड, ये एक सिंपलेस्ट फॉर्मूला है किसका, किसी भी कंपाउंड का। इट हैज अ सिंपलेस्ट रेशियो, और इसका रेशियो भी क्या होगा, सिंपलेस्ट होगा, जैसे कि कंपाउंड में नहीं रहता या मॉलिक्यूल्स में नहीं रहता। तो यानी कि आप देखो इसका सिंपलेस्ट रेशियो करो तो क्या होगा, ये सबका कॉमन रेशियो, कॉमन फैक्टर क्या है, 3 का, 6 का, 3 का, 2, तो राइट, तो ये क्या होगा, सॉरी इसका जो कॉमन है वो क्या है, 3 है, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, और ये 1, राइट, तो 1 को हम लिखते नहीं है, तो CH2O, तो डायरेक्टली पहला वाला ही आ गया, तो यानी ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। यहां पे करेंगे तो क्या होगा, यहां भी करेंगे, लेकिन पार्ट ये है कि इसमें तीनों में आपका क्या होना चाहिए, कॉमन फैक्टर होना चाहिए, किसी दो में अगर कॉमन फैक्टर है तो उसको हम कंसीडर नहीं करेंगे, मतलब तीनों में ही आपको चूज, देखिए यहाँ पे तीनों में फैक्टर आ रहा है क्या, 3, पर यहाँ तो तीसरा ऑप्शन ही नहीं है ना, मतलब यहाँ पे है तो 1, तो इसका कॉमन फैक्टर कितना होगा, 1 होगा, 2 तो नहीं होगा, ये भी नहीं, ये भी नहीं होगा, तो हेंस द करेक्ट आंसर विल बी 6 नंबर, 6 का A। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया है, गिवन में दिया है रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ ब्यूटेन दे दिया है, दैट इज 58, राइट, दिस इज ग्राम, ठीक है, और यहां पे बोला है वेपर डेंसिटी निकाले, यानी कि VD। अब यहां पे ऑप्शन 5, 29, 32 एंड 16 दिया है, तो एज वी नो डायरेक्टली फ्रॉम द फॉर्मूला साइड कि वेपर डेंसिटी क्या होता है, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ ब्यूटेन डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, यहां पे ब्यूटेन क्या है, गैसेस फॉर्म में है, तो ये कितना हो गया, 58 डिवाइडेड बाय 2, कैंसिल कीजिए तो कितना आएगा, 29, दिस विल बी योर आंसर। ये तो बहुत सिंपल ही है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 में आपका क्या दिया है, इंपेरिकल मास दे दिया है, एक भी ऐसे कोई भी एक कंपाउंड दे दिया है PQ2, राइट, एक कंपाउंड है विच इज 10, और ये इंपेरिकल मास है, ठीक है, यानी इंपेरिकल फॉर्मूला का मास, और रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास दे दिया है कितना, 30, isn't it? तो आपसे पूछा क्या है कि इसका मॉलिक्यूलर मास क्या होगा। अब देखिए ध्यान से, फ्रॉम द फॉर्मूला वी नो दैट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, क्योंकि आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है, which is equal to n into empirical formula, और empirical formula क्या है आपका this, तो यानी कि यहां लिख सकते हैं PQ2, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हमारे पास n नहीं है, लेकिन n निकालने का और एक फॉर्मूला भी है हमारे पास, दैट इज n इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल मास। तो मॉलिक्यूलर मास आपका दिया है 30, एम्पिरिकल मास दिया है आपका 10,
दैट विल बी 3। तो यहाँ पे आप 3 लिखिए। अब क्वेश्चन ये है कि ये 3 काम करते क्या है। एक्चुअली 3 को हम यहाँ संस्कृत में मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ कुछ नहीं मतलब 1, 3 1 जा 3 यानी कि ये हो गया 3, 3 2 जा 6 यानी Q का वैल्यू 6। तो दिस इज योर व्हाट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो आपका आंसर हो गया डी नंबर, दैट इज P3Q6। होप इट इज क्लियर। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 9। नाउ क्वेश्चन नंबर जो आपका 9 है, इसमें दिया गया है द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एंड 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इज। यहाँ पे देखिए क्या दिया गया है। सबसे पहले आपको रेशियो निकालना है, राइट। तो रेशियो किसके बारे में निकालना है, तो 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन के ऊपर और यहाँ पे निकालना है 32 ग्राम ऑफ मॉलिक्यूल इसके ऊपर, राइट। अब देखिए ध्यान से, तो 32 ग्राम आपका, तो एक चीज याद रखिएगा कि 1 GMM ऑफ हाइड्रोजन दैट इज कितना होता है 6.022 कर दीजिए इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होता है। यानी कि हमारा क्या है आपका 1 मोल, और 1 मोल में कितना है 2 हाइड्रोजन, और इसका मास कितना हो जाएगा ऑब्वियसली 2 ग्राम, isn't it? और यहां पर 1 GMM ऑफ ऑक्सीजन भी कितना होगा 1 मोल ही रहेगा, विच इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल। तो यानी कि यहां पर आपका कितना हो गया, तो 32 ग्राम। तो ऑब्वियसली अगर एक ऑक्सीजन का मास होता है 16, तो 2 का कितना हो जाएगा 32 ग्राम। तो यानी कि ये भी क्या हो गया 32 ग्राम, दैट इज इक्वल टू 1 GMM ऑफ ऑक्सीजन O2 मॉलिक्यूल्स विच इज इक्वल टू 1 मोल। तो दोनों का देखिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल तो सेम ही है, चाहे वो 2 ग्राम लीजिए चाहे 32 ग्राम लीजिए, राइट। नाउ तो देयरफॉर रेशियो क्या हो गया, तो इन दोनों डिवाइड कीजिएगा तो क्या आएगा, ये कैंसिल होके हो गया 1/1 और 1:1। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका सी। होप इट इज क्लियर। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 10। यहां पर देखिए क्या फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 10 में 1 मोल ऑफ SO2 कंटेन, राइट, यानी कि जो सल्फर डाइऑक्साइड जो कि एक मॉलिक्यूल है वो क्या कंटेन करता है। तो यहाँ पे 3 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से कोई भी चूज करना है, या तो P हो सकता है, या तो Q हो सकता है, या R हो सकता है, या ऑप्शन में आपका P और R भी दिया गया है, राइट। लेट्स फाइंड इट। तो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले 1 मॉलिक्यूलर मास यानी कि 1 GMM SO2 का कितना होगा ऑब्वियसली एट STP, राइट, कितना होता है 22.4 लीटर विच इज इक्वल टू 1 मोल, या फिर ऐसा करके पहले आप 1 मोल ही लिख लीजिए, ठीक है, विच इज इक्वल टू 22.4 लीटर, यानी कि पी का ऑप्शन तो करेक्ट हो गया। फिर आपको यह भी पता है कि 22.4 में आपका कितना मॉलिक्यूल कंटेन होता है, क्योंकि ये मॉलिक्यूल है इसलिए यहां पे लिखेंगे 6.02 इंटू 10⁻23, राइट। तो यानी कि ऑप्शन पी और आर तो मैच कर गया, पर एटम मैच नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एटम कितने हैं 2 और 1 3। तो अगर मैं इसको एटम में कन्वर्ट करता तो मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना होता, राइट, एटम्स। तो ये हो जाता 6 3 18.06 इंटू 10⁻23 एटम्स, और इसको अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में करता तो ये आता 1.806 इंटू 10⁻, तो ये हो जाता 10⁻24 एटम, ठीक है। तो यानी कि ये ऑप्शन तो दिया ही नहीं है। तो जो आपका ऑप्शन है देखिए क्वेश्चन में वो क्या क्या दिया गया है, ओनली पी। तो ये तो हो नहीं सकता कि ओनली पी रहे, क्योंकि पी के साथ आर भी है। फिर सेकंड ऑप्शन दिया है ओनली क्यू, वो भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो एटम के ऊपर रिलेटेड दिया है और एटम का वैल्यू कितना आ रहा है, इतना आ रहा है। फिर है एंड जो आर है यानी कि बोथ पी एंड क्यू, तो क्यू जब है ही नहीं तो ये दोनों भी नहीं हो सकता। तो लास्ट ऑप्शन बचता है क्या, बोथ पी एंड आर। दिस विल बी योर करेक्ट आंसर। होप इट इज क्लियर। नाउ अब इस वीडियो में मैं असर्शन एंड रीजन क्वेश्चन को सॉल्व करने वाला हूं मोल कॉन्सेप्ट के चैप्टर 5। यहां पर ये मिसलेनियस एक्सरसाइज है। यहां पर देखिए पहले असर्शन रीजन क्वेश्चन ये न्यू इंट्रोड्यूस किया गया आईसीएसई में। पहले इसका मतलब क्या है ये समझते हैं। देखिए असर्शन का मतलब ही है यहां पर क्या, एक स्टेटमेंट देना, राइट। और स्टेटमेंट को जस्टिफाई कौन करेगा, स्टेटमेंट, उसका रीजन, isn't it? तो यहां पे क्या आपको चूज करना होता है, जैसे इसमें 4 ऑप्शन दिए रहते हैं 1 2 3 4, isn't it? पहला ऑप्शन ये कहता है कि अगर असर्शन अगर करेक्ट है
और उसका जो रीजन है वो क्या करेगा, वो प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देगा किसका, असर्शन का, ठीक है। यानी कि रीजन, असर्शन और रीजन ये दोनों ही करेक्ट है, और जो रीजन होगा असर्शन का वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगा। मतलब ए को प्रॉपरली कौन डिफाइन कर पाएगा, रीजन, राइट। नाउ फिर इसमें क्या बोला है कि दोनों ही सही है, पर जो रीजन है वो प्रॉपर एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा ए को, isn't it? This is the option number B. तीसरा ऑप्शन क्या है, असर्शन सही रहेगा पर उसका रीजन आपका गलत दिया रहेगा क्वेश्चन में, फिर असर्शन आपका गलत रहेगा और रीजन उसका क्या रहेगा, सही रहेगा, राइट। नाउ तो यहां पर ये क्या है, ये स्टेटमेंट को आपको जज करना है। तो देखिए पहला जो क्वेश्चन दिया है इसको आप देखिए क्या लिखा है, यहां पर लिखा गया है कि assertion according to the gas equation P1 V1 by T1 is equal to P2 by T2, ये होता ही है, तो दिस इज द करेक्ट मतलब assertion है। अब इसका रीजन में क्या लिखा है देखिए, ऑन कंबाइनिंग बॉयल्स लॉ एंड चार्ल्स लॉ, राइट। तो ऑब्वियसली बॉयल्स लॉ क्या कहता है, जो वॉल्यूम होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसका, प्रेशर का, राइट। और यहाँ पे जो चार्ल्स लॉ होता है वो क्या कहता है कि जो वॉल्यूम होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसका, टेम्परेचर का। तो आपको याद होगा कि अगर मैं इसको लिखता हूं क्या, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, और इसको मैं क्या लिखा, या फिर इसको आप कांस्टेंट भी मान लीजिए, ठीक है। इसमें क्या लिखते थे, V1 by T1 इज इक्वल टू क्या रहेगा, कांस्टेंट, isn't it? जब इन दोनों को ही कंबाइन करेंगे तो हमारा क्या रिलेशन आएगा, P1 V1 by T1, क्योंकि P1 V1 आ रहा है और T1 कहां जा रहा है, डिनोमिनेटर में जा रहा है, राइट। तो इन्हीं दोनों को कंबाइन करके हमारा क्या रिलेशन आता है, ये रिलेशन आता है, isn't it? Now, तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि यहाँ पे इसका असर्शन भी सही है, इसका रीजन भी सही है, और ये जो रीजन है ये प्रॉपर क्या कर रहा है, एक्सप्लेन कर पा रहा है किसको, आपके असर्शन को। तो ये आपका कौन सा हो गया, फर्स्ट ऑप्शन, राइट। होप इट इज क्लियर। मूव टू द सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। सेकंड में यानी कि क्वेश्चन नंबर 12 में क्या लिखा है, एब्सोल्यूट स्केल ऑफ टेम्परेचर इज केल्विन स्केल। गुड, ये सही है, क्योंकि एब्सोल्यूट जीरो क्या होता है, जीरो केल्विन को कहा जाता है, तो इसीलिए इसको हम लोग एब्सोल्यूट स्केल भी बोलते हैं। किसको बोलते हैं, केल्विन स्केल। अब इसका रीजन क्या लिखा है देखिए, केल्विन स्केल स्टार्ट्स फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस व्हिच इज रॉन्ग स्टेट। एक्चुअली केल्विन स्केल स्टार्ट फ्रॉम 0 केल्विन व्हिच इज इक्वल टू -273 डिग्री सेल्सियस। और आपको ये पता होना चाहिए कि 0 डिग्री सेल्सियस का मतलब क्या होता है, 273 केल्विन। तो ऑब्वियसली रीजन आपका क्या है, गलत है, तो रीजन इज फॉल्स और स्टेटमेंट इज ट्रू, राइट। असर्शन क्या है, वो सही है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 3। होप इट इज क्लियर। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 13। यहां पर क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 13 में असर्शन में दिया है ट्राई एटॉमिक कंसिस्ट ऑफ 4 एटम विच इज रॉन्ग, क्योंकि ट्राई का मतलब ही क्या होता है, 3, यानी कि ट्राई एटॉमिक जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें कितने एटम रहेंगे, 3 एटम्स रहेंगे, पर यहाँ पे कुछ में क्या मेंशन है, 4, विच इज रॉन्ग। तो यानी कि असर्शन आपका क्या हो गया, गलत हो गया, राइट। अब लेट्स सी आगे देखते हैं रीजन क्या है। मोनो एटॉमिक कंसिस्ट ऑफ 1 एटम, तो मोनो का मतलब क्या होता है, 1, तो ऑब्वियसली 1 मॉलिक्यूलर जो एटम्स होते हैं वो उनमें कितने एटम रहेंगे, 1 रहेंगे। तो यानी कि ये जो पार्ट है ये सही है, तो यानी कि आपका क्या सही ऑप्शन आ गया, ऑप्शन नंबर 4। होप इट इज क्लियर। तो याद रखिएगा ट्राई एटॉमिक के पास कितने होते हैं, 3 एटम, लाइक O3 विच इज ओजोन। यहां पर क्वेश्चन 14 में क्या लिखा है देखिए, असर्शन में 1 लीटर ऑफ हाइड्रोजन कंटेन इक्वल टू 1 लीटर ऑफ ऑक्सीजन बाय मास, ठीक है। फिर लिखा है रीजन इसका 1 लीटर ऑफ हाइड्रोजन कंटेन 1 लीटर ऑफ ऑक्सीजन इन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। तो देखिए अकॉर्डिंग टू द एवोगाड्रो नंबर्स, ये आपको पता है कि जो आपका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रहता है एट एसटीपी वो सेम रहता है, पर जो मास होता है वो सेम नहीं रहता। और ऐसा इसलिए हो पाता है क्योंकि यहां पर जो मॉलिक्यूलर मास है हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का ये डिफर करते हैं। मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन इज 2, पर ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, 32, O2 है यहाँ पे। तो ड्यू टू द चेंज इन द मास नंबर, इनका जो बाय मास वैल्यू होता है वो बदल जाता है। तो यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट क्या हो गया आपका, गलत हो गया, यानी कि असर्शन इज रॉन्ग एंड द रीजन इज करेक्ट।
राइट तो यानी कि आपका क्या हो जाएगा, A इज फॉल्स बट R इज ट्रू, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, इसका भी ऑप्शन नंबर क्या है, 4 आ रहा है। राइट, मूव टू द क्वेश्चन नंबर 15। नाउ क्वेश्चन नंबर 15 में क्या लिखा है, एसर्शन में एटॉमिक मास एक्सप्रेस्ड इन एटॉमिक मास यूनिट, ऑब्वियसली यस, AMU से एक्सप्रेस तो करते ही हैं हम। फिर लिखा है एटॉमिक मास इज इक्वल टू 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन 12, ये भी आपका क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। राइट, लेकिन ये इसका करेक्ट रीजन नहीं है। क्यों नहीं है, इसका रीजन समझिए। बिकॉज यहां से जो हमें निकल के आता है वो आता है क्या, रिलेटिव एटॉमिक मास। राइट, RAM, रिलेटिव एटॉमिक मास। डायरेक्टली हमें एटॉमिक मास तो मिलता नहीं है, तो फाइन, इसी से हमें पता चलता है कि ये दोनों ही सही है, पर ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो यानी कि आपका ये दोनों ही सही है, A एंड R इज करेक्ट एंड R इज नॉट, तो यानी कि ऑप्शन नंबर 2 ये हो गया इसका आंसर। होप इट इज क्लियर। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 16। राइट, नाउ अब यहां पर क्या है, क्वेश्चन नंबर 16 में असर्शन है सल्फर इज एन ऑक्टाटॉमिक, ऑब्वियसली यस, ये है। फिर रीजन क्या बोला है, नंबर ऑफ एटम इन अ मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड एटोमिसिटी, ये भी सही है। लेकिन क्या आप बता सकते हैं कि ये एटोमिसिटी S8 को कैसे डिफाइन कर सकता है, ऑब्वियसली नॉट। एटोमिसिटी एक अलग, मतलब एटोमिसिटी इज अ पार्ट ऑफ दिस, पर फ्रॉम दिस वी कांट गेट कि सल्फर का S8 ही होगा। राइट, मतलब ये तो सही है, ये भी सही है, पर इससे हमें यहां तक का ऐसा कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं दिखता है। राइट, तो इसीलिए ये दोनों ही सही है, पर ये गलत लग रहा है, मतलब एक्सप्लेनेशन इसका प्रॉपर नहीं है, तो ये ऑप्शन नंबर 2 ही होगा इसका। राइट, होप इट इज क्लियर। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या लिखा है, देखिए 1 मोल ऑफ गैस एट STP इज 24.4 लीटर, विच इज रॉन्ग स्टेटमेंट। क्यों रॉन्ग है, क्योंकि ये कितना रहता है 22.4, तो करेक्ट आंसर होता है कब, जब यहाँ पे रहता है 22.4 लीटर। राइट, पर यहाँ पे क्या है 24, तो ये तो गलत हो गया। 1 मोल ऑफ गैस, ठीक है, 1 मोल ऑफ गैस इज इक्वल टू क्या होता है, 1 ग्राम मॉलिक्यूलर मास, यानी कि मॉलिक्यूलर मास होता है, तो ये आपका सही है। तो यानी कि पहला आपका स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत, और दूसरा स्टेटमेंट आपका क्या हो गया, सही, तो यानी कि ऑप्शन नंबर 4। होप इट इज क्लियर। तो ये है असर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चन ऑफ मोल कॉन्सेप्ट। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स को बताइए। देखिए मेरे सब्सक्राइबर काफी कम है। राइट, तो आई एम नॉट लुकिंग फॉर द सब्सक्राइबर मेनली, बट आपको नॉलेज अच्छे से आना चाहिए और आपके फ्रेंड्स को नॉलेज अच्छे से आना चाहिए। होप इट इज क्लियर, थैंक यू।